सभी को नमस्कार। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं CL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सेमीफाइनल के जो कंपलसरी पेपर है उसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है या हेक्सर-ओलिन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत पढ़ा है, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत पढ़ा है, हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत पढ़ा है। आज पढ़ेंगे हेक्सर-ओलिन का सिद्धांत या आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। यानी कि हेक्सर-ओलिन दो अलग अलग शास्त्री थे और उन्होंने सिद्धांत दिया था जिसे हम हेक्सर-ओलिन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी कि इनका सिद्धांत मूल रूप से उत्पादन के साधनों की उपलब्धता है। दो देश, दो वस्तु और दो साधनों के मॉडल पर आधारित यह सिद्धांत है। मुख्य रूप से उत्पादन के साधनों की दुर्लभता या उपलब्धता को बताता है। आगे हम जो इसका दिल से पढ़ेंगे, देखते हैं। सन 1919 में हेक्सर ने एक लेख लिखा था, द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण पर विदेशी व्यापार का प्रभाव। और इसके अंतर्गत उसने दो सवाल खड़े किए थे और दो सवाल थे जिनका क्लासिकल कहीं कहीं उनका उत्तर नहीं मिला उसको, या क्लासिकल कहीं उसको डिस्कस नहीं किया। और वो दो सवाल थे कि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न वस्तुओं की उत्पादन लागतों में अंतर का प्रमुख कारण क्या है। भिन्न भिन्न देशों में, अलग देशों में, भिन्न भिन्न वस्तुओं में, ठीक है, जो वस्तुएं भिन्न भिन्न होती हैं उनकी उत्पादन लागतों में अंतर का कारण क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पादन की लागत अलग अलग होगी, ठीक है। एक देश में एक वस्तु महंगी उत्पादित हो रही है, दूसरी सस्ती होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य कारण है ये भी, ठीक है। तो इस उत्पादन लागतों में अंतर का कारण क्या है, ठीक है। और दूसरा, भिन्न भिन्न देशों में जो भिन्न भिन्न देश हैं, अलग अलग देश जो हैं, उन अलग अलग देशों में उत्पादन संभावना रेखाएं या उत्पादन संभावना वक्र जो है उसकी ढाल और जो उसकी आकृति है जो अलग अलग क्यों है। क्योंकि हमने पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा था इसमें हैबरलर के सिद्धांत में, ठीक है, कि तीन प्रकार की जो लागतें हैं, बढ़ती अवसर लागत, राष्ट्रीय व्यापार, घटती अवसर लागत, समान अवसर लागत। तो इसका कारण क्या है, ये दो सवाल इसने खड़े किए थे और इसने इन दो सवालों का निष्कर्ष निकाला। इनके आधार पर ना रखे, पूरा सिद्धांत इन्हीं दो सवालों पर टिका हुआ है। इन्हें निष्कर्ष निकाला कि दो देशों में उत्पादन लागतों में अंतर का कारण उत्पत्ति के साधनों की सापेक्ष दुर्लभता है। दो देशों में, यानी कि जो अलग अलग देश इसके बात कर रहे हैं, या भिन्न भिन्न देशों में, यानी कि उत्पादन लागतों में जो अंतर का कारण है वो उत्पत्ति के साधनों की सापेक्ष उपलब्धता या दुर्लभता है। यानी कि कोई देश ऐसा है जिसमें एक साधन अधिक पाया जाता है, एक देश ऐसा है जिसमें वो साधन कम पाया जाता है। साधनों की उपलब्धता मुख्य कारण है जानने की, क्योंकि हम जानते हैं साधनों की उपलब्धता अलग अलग होती है। वही साधनों की उपलब्धता ही साधनों की कीमत तय करती है और साधनों की कीमत ही वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है, ठीक है। और दूसरा है भिन्न भिन्न वस्तुओं, ये सवाल का जो उत्तर दिया इन्होंने, भिन्न भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में भिन्न भिन्न साधनों की भिन्न भिन्न मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी कि भिन्न भिन्न वस्तुओं जो होती हैं उनके उत्पादन में भिन्न भिन्न साधनों की भिन्न भिन्न मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में अलग वस्तुओं को, साधनों के हम प्रयोग करते हैं, साधनों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के साधनों का इन अलग अलग प्रयोग के कारण ही उपलब्ध, इनकी जो इनका प्रयोग है, इनकी मात्राओं की जो आवश्यकता है होने के कारण ही उत्पादन संभावना वक्र जो है उसका ढाल अलग अलग देश में अलग अलग होता है, ठीक है। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसी को, ठीक है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति 1933 में ओलिन आया और ओलिन ने एक बुक लिखी थी, इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। और उसने ये बताया कि अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। ठीक उसी प्रकार से एक देश और दूसरे देश में कोई अंतर नहीं है। जिन देशों के मध्यम व्यापार की बात कर रहे हैं, दो देश, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर किस बात का है, यानी दोनों जिस प्रकार से दोनों देशों में अंतर किस बात का है, दोनों देशों में अंतर है मुद्रा का अंतर है,
रहन सहन का अंतर है, रीति रिवाज का अंतर है, ठीक है। तो ये दोनों देशों में अंतर है, इसमें भाषा का है, रीति रिवाज का है। तो ये अंतर जो है, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। और उसने ये बताया जो इसका जो कारण है, उसने ये बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो कारण है, वो कारण साधनों की सापेक्ष उपलब्धता है। साधनों की सापेक्ष उपलब्धता के कारण साधनों की सापेक्ष जो कीमतें हैं, तुलनात्मक में जो कीमतें हैं, कीमतों में अंतर पाया जाता है। और जो कीमतों में अंतर पाया जाएगा, उस कीमतों में अंतर के कारण उसमें कीमतों में अंतर आता है। और यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण है। तो ये कुल मिलाकर जो एक्सर-ओलियन सिद्धांत है, जिसे हम आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत कहते हैं, ताकि ये सिद्धांत उत्पादन के साधनों पर, जैसे कि हमने शुरू के सिद्धांत पढ़े थे, हमने हेवलर का सिद्धांत था, रिकार्डो का था, एडम्सन था, साधनों की पूर्ति पर फोकस नहीं है हालांकि सिद्धांत में। और ये जो सिद्धांत है, ये उत्पादन के साधनों की पूर्ति पर फोकस करता है, साधनों की उपलब्धता पर फोकस करता है, साधनों की उपलब्धता को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण बताता है। आगे हम देखते हैं कि क्या क्या इसकी, अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी मान्यताएं। यह सिद्धांत किन किन मान्यताओं पर आधारित है, अजम्पशंस। यानी कि मैं बार बार कहता हूं, हम जब सिद्धांत के बारे में हमको उसकी कॉन्सेप्ट और उसकी अजम्पशंस अगर समझ में आ जाएंगी, सिद्धांत में हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे, क्या सिद्धांत बताना चाह रहा है, तो पूरा सिद्धांत हमको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। हमको दिक्कत कब आती है, जब हम उसकी व्याख्या हमने पढ़ी नहीं, उसके बारे में हमने एनालिसिस की, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा नहीं हमने, उसकी अजम्पशंस जो हमारे दी हुई है, मान्यताएं जो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि इन मान्यताओं को मानकर चलते हैं तभी सिद्धांत जो हमारा है वो सक्सेस हो पाएगा, या सिद्धांत की हम व्याख्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मान्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में हम देखते हैं। पहली मान्यता है साधनों की पूर्ति। साधनों की पूर्ति ध्यान रखिए, साधनों की पूर्ति देश ए और देश बी में साधनों की पूर्ति अलग अलग होती है, ठीक है। साधनों की पूर्ति जो है वो अलग अलग होती है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, K/L, ठीक है। K/L जो साधनों का अनुपात, यानी कि हम K यहां पर है कैपिटल पूंजी, L का मतलब क्या है, श्रम है। पूंजी और श्रम दे रखे हैं, साधनों की पूर्ति का अनुपात है K/L इन A इज नॉट इक्वल K/L इन B कंट्री। अर्थात देश ए और देश बी में साधनों का जो अनुपात है K/L, वो साधनों का अनुपात अलग अलग है। जो शुरू में बताया, साधनों की उपलब्धता अलग अलग है। यूं कहीं इसको ये भी कह सकते हैं K/L इन A, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन K/L इन B। देश ए और देश बी में साधनों की जो पूर्ति का अनुपात है वो अलग अलग होता है, ये हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद दूसरी मान्यता है साधनों का अनुपात है। साधनों का अनुपात है ना, कि साधनों का अनुपात जो है, अर्थात उत्पादन के साधनों का अनुपात किसमें, वस्तुओं में। साधनों का अनुपात किसमें, वस्तुओं में, वस्तुओं के उत्पादन में। यानी कि देश ए और देश बी, दो देशों में एक ही वस्तु की हम बात करते हैं, उनमें उत्पादन के साधनों का अनुपात समान होगा, लेकिन अलग अलग वस्तुओं में उत्पादन के साधनों का अनुपात अलग अलग होगा। हम इसको इक्वेशन से देखते हैं, समीकरण के द्वारा देखते हैं इसको। मैं इसको लिखा हूं K/L। K/L क्या है, साधनों का अनुपात है एक्स वस्तु, ठीक है, इन ए कंट्री, ए देश में, K/L वाई वस्तु इन बी। नोट इक्वल, बीच में निशान क्या लगाएंगे, इक्वल, इसको काट देंगे, यानी कि नोट इक्वल। अर्थात देश ए और देश बी में अलग अलग वस्तु, इधर एक्स वस्तु इधर वाई वस्तु। देश ए और देश बी में अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का अनुपात अलग अलग है, यह हमने समीकरण से देती है, या हम ये कहें आता है। देखिए इसके अलावा दोनों देशों में एक ही वस्तु के उत्पादन में, दोनों देशों में एक ही वस्तु के उत्पादन में साधनों का अनुपात समान रहता है। इसको हम इक्वेशन से कैसे लिखेंगे, K/L x क्या है, K/L का मतलब क्या, साधनों का अनुपात है x, यानी कि ये K/L या अपन L/K भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूज की बात नहीं। साधनों का अनुपात रहता है K/L x वस्तु का, ठीक है, इन A, ठीक है, और इधर K/L x वस्तु
का इन बी, मैंने कहा दोनों देशों में, इन ए, देश ए और देश बी, दोनों देशों में एक ही वस्तु, एक्स इधर एक्स भी इधर भी एक्स वस्तु है, एक ही वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों का अनुपात समान होता है, इक्वल, बराबर। ठीक है, और ध्यान रखिए अगर वस्तु अलग अलग हैं तो अनुपात अलग अलग होगा। ये अब ये भी कह सकते हैं कि अपॉन एल, यानी कि वाई के संदर्भ में वाई इन बी, सॉरी ए, वहां बाद में आएगा, इन ए इक्वल के अपॉन एल वाई इन बी। ठीक है, पहले की दो देश, इधर एक्स ए इधर बी देश, सेम वस्तु, इधर भी वाई इधर भी वाई, अनुपात के अपॉन एल इज इक्वल है, अनुपात बराबर है। ये इसकी उसी मान्यता है, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट तीसरी है पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल। पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिए, इसके बाद नेक्स्ट है तुलनात्मक लाभों के बावजूद। ध्यान रखिए, दोनों देशों को हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से तुलनात्मक लाभ होते हैं। तुलनात्मक लाभों के बावजूद ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधनों की जो विशिष्टीकरण की स्थिति है वो आंशिक या अपूर्ण होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधनों की विशिष्टीकरण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद में भी जो विशिष्टीकरण साधनों की वो कम पूरी तरह से विशिष्ट प्राप्त होती है, आंशिक या अपूर्ण होती है। नेक्स्ट है यानी कि साधन बाजार व वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता। साधन बाजार वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, हम जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता मतलब क्या है, वस्तु बाजार हो या साधन बाजार हो, दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है साधन बाजार में पूर्ण रोजगार, परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट। हम जानते हैं पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं। ठीक है, तो साधन बाजार में जो जहां उत्पादन के साधन है, हम दो साधन ले गए, तो उन साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। नेक्स्ट है परिवहन लागतों का अभाव, परिवहन लागत शून्य है। परिवहन, ये भी जो आधुनिक सिद्धांत है का सिद्धांत, ये परिवहन लागतों को शून्य मानता है। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिहीनता। ठीक है, जो हमने पूर्व सिद्धांतों में पढ़ा था, इससे ये मान रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात कोई भी उत्पादन का साधन एक देश से दूसरे देश में नहीं जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधन गतिहीन है। नेक्स्ट है दो देशों में उपभोक्ताओं की जो पसंद की है, दो देश हैं, ये देश ए और देश बी, उन उपभोक्ताओं की पसंद की है वो समान है। यानी कि हमने पहले ही पढ़ा, ओवले ने बताया था इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों में समानता है। अंतर क्या है, जो हमने पढ़ा ठीक उसी प्रकार से ये कि दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनकी जो पसंद की है वो भी समान है। और नेक्स्ट और 10वें अंतिम है दो देश दो वस्तु, ठीक है, और दो साधन के मॉडल पर आधारित ये सिद्धांत है। दो देश दो वस्तु और दो मॉडल, दो साधनों के मॉडल पर आधारित यह सिद्धांत है, एक्सेल ओलिन का सिद्धांत। ये इसकी मूलभूत मान्यता है। कि इन मान्यताओं को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी हम व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट इसकी व्याख्या है, यानी कि इसकी व्याख्या जो एक्सेल ओलिन सिद्धांत, जो आधुनिक सिद्धांत है, ये साधनों की उपलब्धता पर आधारित है। ठीक है, और साधनों की उपलब्धता का मतलब क्या है, साधनों की भौतिक मात्रा। ठीक है, और मैंने कहा कि साधनों की उपलब्धता साधनों की कीमत तय करती है। हम जानते भी हैं जिस देश में जो साधन अधिक होगा उस देश में साधन की कीमत, प्राइस कम होगी, और जहां साधन कम होगा वह कीमत अधिक होगी। तो साधनों की उपलब्धता पर आधारित सिद्धांत है, साधनों की भौतिक उपलब्धता की व्याख्या करता है। तो इसलिए हम इसको भौतिक अवधारणा के आधार पर, यानी साधनों की उपलब्धता के आधार पर, और दूसरी कीमत अवधारणा के आधार पर, यानी कि साधनों की प्राइस के आधार पर, कीमत के आधार पर, दो तरीके से इसको हम रेखाचित्र के द्वारा इसको डिफाइन करेंगे, भौतिक अवधारणा और कीमत अवधारणा। किस प्रकार से दोनों अवधारणाओं के द्वारा जो उत्पादन की साधनों की जो मात्रा है उसकी कीमतों में अंतर से किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म मिलता है, और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को कितना कितना कैसे लाभ मिलता है, इस बात का अध्ययन हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू।